Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope, students, you are good and you are ready for today's online class. So, in today's class, we are going to revise Weathering the Storm in Esarma. And as you all know, that this lesson is very interesting lesson as well as very important lesson. Actually, this is a lesson which tells us the real incident. So इस लेसन में हम देखेंगे कि एक रियल इंसिडेंट के ऊपर ये लेसन बेस्ड है, जो कि एक स्टॉर्म के ऊपर है. एज यू ऑल नो, उड़ीसा उड़ीसा हमारे इंडिया का एक स्टेट है जो कि सदर्न इंडिया में आता है, और ये वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पड़ता है. सो ईस्टर्न साइड में आप जानते हो कि इंडिया में एक सी भी है, जैसे हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं. एंड उस सी में अक्सर ही उड़ीसा के कोस्ट में काफ़ी भयंकर तूफान आता है. इनफैक्ट इन दिस ईयर ऑल्सो इन उड़ीसा फेस्ड ह्यूज स्टॉर्म एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो इट फेस्ड स्टॉर्म. सो ऑलमोस्ट हर साल ही तूफ़ान आते हैं. कुछ साल तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा भयंकर होता है, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है, और कभी कभी हज़ारों लाखों लोगों को अपने घरों और अपनी जान को खोना पड़ता है. सो अभी हम जिस इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे स्टॉर्म के बारे में है जो कि 27 अक्टूबर 1999 को आया था. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का है, नरेटर, द नरेटर जिस नेम इज़ प्रशांत. प्रशांत हमें इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताएगा, और वो हमें ये बताने वाला है कि उसने कैसे इस इंसिडेंट को हैंडल किया और कैसे सिचुएशन थी. वो हमें अपनी नज़रों से दिखाने वाला है कि उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एंड व्हाट प्रॉब्लम ही हैज़ फेस्ड इन ऑल these things which he has faced in his life. So let's begin this lesson. I hope आप सब interested होगे इस lesson के लिए. So I'm going to summarize this lesson and let's begin. So on 27 October 1999, Prashant, a young boy of 19, went to meet his friend in Arsama, a small town in coastal Odisha. Osama was some 18 kilometers away from his village. यहाँ पे ओसामा नहीं, अरसामा ही होगा. अरसामा was 18 kilometers away from his village. In the evening, weather suddenly changed and soon there occurred a strong storm with devastating winds. It later termed as super cyclone. The wind velocity was 350 kilometers per hour. Prashant had never witnessed such a menacing storm. Okay. सो ये बात जो है वो 27 अक्टूबर 1999 की है, और प्रशांत एक लड़का है, एक जवान लड़का है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की है, और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए एक छोटे से टाउन में जाता है जिसका नाम अरसामा है, जो कि कोस्टल उड़ीसा के पास है. कोस्टल उड़ीसा मीन्स उड़ीसा के तटीय इलाके में ये टाउन पड़ता है, अरसामा. सो अरसामा प्रशांत के गांव से लगभग 18 किलोमीटर्स दूर था. शाम के समय क्या होता है, जब वो और उसके दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी शाम के समय क्या होता है कि वेदर जो है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है. वेदर जो है ड्रास्टिकली चेंज होता है और तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं. ये कोई नॉर्मल हवाएं नहीं थी. इट वाज डिवास्टिंग विंड्स, एक ऐसी हवा जो तोड़ फोड़ मचा रही हो, तबाही मचा रही हो. और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ये एक सुपर साइक्लोन आने का इशारा है. सो जैसा कि आप सब जानते हो, उड़ीसा में अक्सर ही तूफ़ान आता है, लाइक टाइफून, और अलग अलग नाम से हम उस साइक्लोन को कहते हैं. इस साल भी कुछ साइक्लोन आए थे. तो काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही थी, एंड द वेलोसिटी मीन्स जो हवा की जो रफ्तार थी वो अप्रॉक्स 350 किलोमीटर्स पर आवर थी. सो 350 किलोमीटर्स आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों, इट्स ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ अ बुलेट ट्रेन. सो इतनी तेज़ हवाएं चलना आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते. हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो स्पीड जो विंड की होती है वो मैक्सिमम 80-90 किलोमीटर्स पर आवर होती है, और आप इमेजिन करो जब 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती होंगी तो कैसे कमज़ोर घर बचते होंगे, कमज़ोर पेड़ बचते होंगे. प्रशांत ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलते नहीं देखा था. The storm was followed by heavy and incessant rain which washed away several houses and people. The angry waters swelled into his friend's house neck deep, so Prashant and his friend's family took shelter on the rooftop where they spent 2 nights in the same position. They froze in the cold and continuous rain. Prashant could see
in the grey light of early morning the destruction caused by the super cyclone. तो तूफान में सिर्फ हवाएं ही नहीं चल रही थी, तेज़ हवाओं के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से बारिश भी होने लगी, और बारिश 1-2 घंटे या 3 घंटे तक सीमित नहीं थी, 24 से 48 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है। और उस बारिश में कई लोगों के घर डूब जाते हैं, और इनफैक्ट कुछ लोग भी उसमें डूबकर बह जाते हैं। बारिश का पानी इतना तेज़ था कि सड़कें भर जाती हैं, और ऑलमोस्ट जो घर है उसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो डूब जाता है। तो प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली क्या करती है, वो अपने छत पे जाकर अपने आप को बचाने के लिए वो छत पे चले जाते हैं, और वहाँ पे छुपकर 2 रात बिताते हैं इन द सेम पोजीशन, क्योंकि छत पे इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी कि वो लोग इधर उधर कर सके। एंड छत पे वो बारिश के पानी से भीगते भी हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट वो लकी थे कि उनका घर मजबूत था, वो स्ट्रॉन्ग होम था, एक पक्का हाउस था, इस वजह से उनका घर बहा नहीं, क्योंकि कितने सारे कमज़ोर घर जो थे वो टूट के बह गए। प्रशांत सुबह सुबह जब देखता है भोर में, तो उसे यह दिखाई देता है कि इस तूफ़ान ने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है लोगों को और प्रॉपर्टी को। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर इन विच स्टैंडिंग सम फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस इन अ फ्यू प्लेसेस, bloated animal carcasses and human crops floated in every direction. Even huge trees had fallen here and there. Prashant was worried about his family, but he was helpless. So, हर तरफ बारिश के पानी ही होता है, हर तरफ पानी ही पानी फैला होता है। काफ़ी सारे घर टूट चुके होते हैं, काफ़ी सारे घर क्रैक्स हो चुके होते हैं, और हर जगह वो देखता है जानवरों की लाशें इधर उधर बह रही हैं। इनफैक्ट ह्यूमंस की भी लाशें इधर उधर पानी में हर तरफ बह जा रही है। बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, और सब इधर उधर काफ़ी ज़्यादा बेकार मंज़र है, काफ़ी ज़्यादा भयावह मंज़र है, जिसे देखकर किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रशांत को अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जैसा कि आप जानते हो, अप्रॉक्स 7 ईयर्स अगो प्रशांत ने इसी तरह के किसी तूफ़ान में अपनी माँ को खो दिया था, और अभी वो बहुत सी ज़्यादा परेशान है। वो नहीं चाहता कि इस तूफ़ान में उसका कोई भी फैमिली मेम्बर्स इंजर हो या उसकी डेथ हो। तो प्रशांत अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसे अपने घर तक जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 2 days later, the rain stopped and the rainwater slowly began to recede. Then Prashant decided to go to his village and see his family. He took a long, sturdy stick and then started on a difficult journey to his village through the swollen flood waters. At places, the water was waist deep, which slowed his journey. At several points, he lost the road and had to swim. So 2 दिन के बाद क्या होता है, बारिश कम हो जाती है। इनफैक्ट बारिश रुक जाती है, और धीरे धीरे पानी सड़कों से पानी कम होने लगता है। तो प्रशांत उस समय डिसाइड करता है कि अब वो अपने घर की तरफ रवाना होगा, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, और वो अपने फैमिली से मिले बिना नहीं रह सकता था। तो उसने एक डिसीज़न लिया कि वो अपने घर जाएगा, और घर जाने के लिए वो एक रास्ते में, जैसा कि आप जानते हो, जब बारिश हो जाती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क है, या कहाँ कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने साथ वो एक बड़ी सी स्टडी सी डंडी ले लेता है, एक बड़ी सी स्टिक ले लेता है, और अपने साथ अपनी जर्नी को शुरू करता है। ओके, सो उसका रास्ता इजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जगह जगह पर पानी उसके कंधे तक, उसकी कमर तक भरा हुआ था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि रास्ता ही नहीं होता था, और उसे रास्ते को स्विम करके कवर करना पड़ता था, इतना ज़्यादा पानी रास्ते में भरा हुआ था। On the way, he came across many human bodies and carcasses of dog, goats, and cattle, but he could barely see a house standing while passing through the village. Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. He was depressed to see the widespread destruction everywhere. So जब अपने रास्ते में वो होता है, अपने गांव की तरफ जाता है, तो रास्ते में उसे काफ़ी सारे लाशें दिखाई देती हैं, इंसानों की, और साथ ही साथ जानवरों की भी लाशें दिखाई देती हैं, जैसे डॉग्स हैं, गोट्स हैं, कैटल मीन्स गाय भैंस है। और जब वो गांव आता है तो उसे वहाँ का मंज़र और भी ज़्यादा भयावह लगता है, क्योंकि शहरों में या टाउन्स में ज़्यादातर घर जो होते हैं वो पक्के घर होते हैं, और वो मजबूत होते हैं, जिस कारण वो जल्दी
नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब वो अपने गांव की तरफ आता है तो गांव में, जैसा कि आप सब जानते हो, गांव के घर अक्सर मिट्टी से बने होते हैं या फिर कमज़ोर घर बने होते हैं जो कि आसानी से इतनी तेज़ हवा में बह सकते हैं। तो उसके गांव में ऑलमोस्ट सारे घर ही तबाह हो चुके थे, टूट चुके थे, और वो सारी चीज़ें देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। He wanted to see his family members but found them nowhere, so he went to the Red Cross shelter to look for them. Fortunately, his family was alive. He thanked God for this. सो गांव में पहुंच के वो अपने परिवार वालों को देख रहा होता है, परिवार वालों को ढूंढता है, वो चारों तरफ उन्हें ढूंढता है, बट वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देते क्योंकि गांव के सारे घर टूट चुके थे और गांव में कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था। तो वो क्या करता है, रेड क्रॉस शेल्टर जाता है। ये एक एनजीओ का नाम है, रेड क्रॉस शेल्टर, जो कि बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करता है। जब वो वहाँ पे जाता है, अपने परिवार वालों को ढूंढता है, तो सबसे पहले उसे उसकी नानी दिखाई देती है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसके बाकी भी फैमिली मेम्बर्स भी सेफ थे और बचे हुए थे। तो वो इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसके परिवार वाले सुरक्षित हैं। Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter. There was a big crowd there. They had nothing to eat except green coconuts. There was too much filth everywhere. Prashant could not be silent a spectator. He decided to do something for the survivors. First, he made arrangements for the food with the help of some youth and elders. So, जब कोई तबाही आती है, जैसे कि बाढ़ आई, भूकंप आया या और भी कुछ हुआ, तो तबाही जब आती है तब तो नुकसान होता ही है। साथ ही साथ जब वह तबाही आके चली जाती है तो उसका ये साथ जो वो छोड़ के जाती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मान लीजिए कि तबाही आई, जो लोग मरे या जो लोगों को नुकसान हुआ वो तो हुआ। अब क्या है कि इंसानों के पास ना घर है ना खाने के लिए कुछ है, तो वो हर दिन मरते हैं, तड़पते हैं। सो प्रशांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है इस कंडीशन को देख के। जो रेड क्रॉस शेल्टर था वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ वो कोकोनट से किसी तरह जी रहे थे। तो प्रशांत डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगा, वो कुछ करेगा अपने लोगों के लिए। और वो ये डिसाइड करता है कि मैं उनके लिए खाने का किसी न किसी तरीके से बंदोबस्त करूँगा। ओके, सो वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर और कुछ एल्डर्स के साथ मिलकर खाने पीने के लिए इंतज़ाम करता है। Then he organized a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend the wounds and fracture and many who had been injured. So जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ अपने पीछे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा छोड़ कर जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को जन्म होता है। तो इस समय क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती है। प्रशांत ये डिसाइड करता है कि अपने शेल्टर से वो सफाई करेगा, वहाँ के आसपास के एरिया को सफाई करेगा, जैसे कि यूरिन हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, लोग उल्टियाँ करें तो उसको साफ़ करेगा, और आसपास जो भी डेड बॉडीज़ थी उनका क्रियाक्रम करेगा, उन्हें वहाँ से हटाएगा। इस बाढ़ में कुछ लोग तो मर गए, बट कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर भी होते हैं, कुछ के हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ का सर फटा होता है, तो उनका भी वो इलाज कराने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता है। On the fifth day, a military helicopter dropped some food parcel, but it did not return. Prashant and others devised a plan to attract the attention of the helicopter. They deputed children to lie around the shelter with empty utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The plan was successful, and after that, the helicopter started dropping food packets to other basic needs. सो पाँचवें दिन क्या होता है, जैसे कि आप सब देखे होंगे न्यूज़ में कि जब काफ़ी पूरी तरीके से तबाही हो जाती है तो हमारी सरकारें मदद के लिए कुछ करती हैं, हेलीकॉप्टर से या प्लेन से वो खाने पीने की सामग्रियां ऊपर से नीचे भिजवाती हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर आता है, कुछ खाने पीने का पैकेट नीचे गिराता है, जो कि बहुत ही
कम था इतने ज़्यादा लोगों के लिए, इट वॉज रियली इनसफिशियंट। देवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल और उनके लिए कुछ खाने के पैकेट ना के बराबर थे। तो लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, हेलीकॉप्टर वापस से आएगा और उनके लिए कुछ खाने के पैकेट्स दोबारा गिराएगा, बट आगे चल के कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आता है। तो प्रशांत और उसके दोस्त मिलकर एक आइडिया कर प्लान करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अगर हेलीकॉप्टर को अपना मैसेज देना है, अगर उनकी अटेंशन हमें सीख करनी है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारे बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग शेल्टर में खाली बर्तन लेके बैठ जाओ अपने स्टमक पे, जिससे कि उन्हें यह पता चल सके कि हम लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं। सो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हेलीकॉप्टर्स में हुए लोगों को समझ में आता है कि ये लोग भूखे हैं और वो उनके लिए और खानों का इंतज़ाम करते हैं और उनके पास वो पहुंचाते हैं। Prashant's rehabilitation work went on ceaselessly. Uh, he brought the orphan children together and put up a polythene shelter for them. He mobilized men and women to look after them with food and material. तो अभी क्या होता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास जिनके घर टूट चुके हैं, जिनके पास कोई भी आसरा नहीं है, जिनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। तो प्रशांत उनके लिए डिसाइड करता है, वो कहता है कि देखो हम सबको ही मिलकर अपने लोगों के लिए कुछ करना होगा। तो वो शेल्टर बनाता है, पॉलीथीन से बने हुए किसी तरीके से वो टेंट वगैरह बना के उन लोगों के रहने का इंतज़ाम करता है। और वो कहता है कि सारी महिलाएं मिलके बच्चों का ध्यान रखेंगी और सारे मर्द बाहर जाकर खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। He also persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. And for the children, he organized a sports event. Later, orphans were resettled in new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो बाद में प्रशांत वहाँ की महिलाओं से ये भी कहता है कि आप लोग काम करने लगी है एनजीओ में। बहुत सी ऐसी एनजीओ होती हैं जो कि काम के बदले लोगों को खाना प्रोवाइड करती हैं। तो प्रशांत अपने गांव की महिलाओं से कहता है कि आप वहाँ पे काम करिए, उसके लिए आपको खाना मिलेगा। और बच्चों के लिए वो एक स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में थी, क्योंकि वो इतनी सारी तबाही को झेल नहीं सकते थे। तो प्रशांत उनके लिए खेल कूद का भी इंतज़ाम करवाता है। और बाद में जो ऑर्फेंस थे और जो फैमिलीज़ हैं, जैसे कि कुछ औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं उस बाढ़ में और इस तबाही में, तो उनके लिए भी वो कुछ इंतज़ाम करता है। Thus Prashant became a savior of thousands of cyclone affected people. His selfless service for the mankind is praiseworthy. और इस तरीके से जो हमारा नरेटर है प्रशांत, उसने लोगों की मदद की बिना किसी स्वार्थ के और काफ़ी लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया उसके इस कारण है। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वंडरफुल स्टोरी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर हम लास्ट पैराग्राफ अगेन देखते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि लाइफ फिर से शुरू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इतनी तबाही के बाद, लेकिन प्रशांत सबको इनकरेज करता है, स्पेशली वो औरतों से, महिलाओं से कहता है कि आप लोग काम शुरू करिए, काम के बदले आपको खाना मिलेगा। और वो एनजीओ से रिक्वेस्ट करता है, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। सो उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो जो ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं और जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, उनके लिए कुछ एक नई तरीके की पॉलिसी लाई जाए, चाइल्डलेस विडोज़, और जिनसे उनका दोबारा से भला हो सके। सो इन दिस वे ही डिड अ वंडरफुल जॉब, एक्सीलेंट जॉब, एंड इट वाज प्रेज वर्दी। इसका यह कार्य तारीफ़ के काबिल है और हम सबको इससे ये लेसन मिलता है कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। Okay, so that's it for today, students. I hope you understood this lesson. So thank you so much for watching this video till here. I will see you again in the next video. Till then, take care of yourself, and in advance, happy Gandhi Jayanti.